हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट का जो साइंस का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, उसके कंसेप्ट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कंसेप्ट के, आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, सीटेट में उस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चंस है सीटेट के वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे रिलेटेड इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द डिवाइसेस डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी क्या? सिद्धांत। ठीक है। सो विच ऑफ द डिवाइसेस डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इन इट्स वर्किंग। तो ऐसे कौन से डिवाइस है, ऐसे कौन से उपकरण है ना, कौन से ऐसे उपकरण है जिसमें देखिए डज नॉट बोला है, हाँ, डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स वर्किंग। यानी ऐसे कौन से उपकरण है जिसमें जो चुंबकीय धारा का विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो यूज़ नहीं होता है। ऐसा कौन सा है? मैंने आपको बताया था, हमने देखा था कि कभी भी देखिए जो वायर होता है अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। ठीक है। तो वही इसमें बोला गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिद्धांत किसमें यूज़ नहीं होता है। देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है। देखिए पहला जो बोला है मोटर, तो मोटर में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने अगर 10th का जो साइंस का टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब का कंसेप्ट दिया गया है। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, है ना। तो उसमें ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी उसमें टॉपिक दिया गया है। तो इसमें जो मोटर है, मोटर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ये इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, बिकॉज हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि कौन से डिवाइस में यूज़ नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व बोला है, इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देखिए जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर हमको क्या करके देता है? करंट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है, करंट जो है वो बना के देता है ना। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक कॉइल होता है, उसके बीच में जो मैग्नेट होते हैं उसके बीच में कॉइल को घुमाया जाता है, तो इसके वजह से करंट जनरेट होता है। तो इसमें ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके अंदर क्या होता है? इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत हीटर, है ना। अब विद्युत हीटर में इसका सिद्धांत का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें हम करंट प्रोवाइड करते हैं और वो क्या होता है? उसको ऊष्मीय ऊर्जा में यानी हीट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज सी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी। तो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि विद्युत घंटी जो है, इलेक्ट्रिक बेल जो है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो उसमें हमने देखा था कि करंट जब फ्लो हो रहा था, है ना, तो जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? वो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट बन जा रहा था ना, तो उसका वो इस्तेमाल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसमें भी क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इस प्रिंसिपल पे तीनों काम करते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये यूज़ नहीं होता है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द सेट कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से, चारों सेट में से ऐसा कौन सा सेट है जो क्या होना चाहिए? पुअर कंडक्टर यानी हीन चालक, यानी कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब जो बोल सकते हो कि वो कुचालक होना चाहिए। ओके, तो इसमें से कौन से ऐसे होंगे जो क्या होंगे? पुअर कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाह नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन में से। देखिए अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होते हैं, जो तरल होते हैं, उसमें सुचालक कौन कौन से होंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जैसे NaCl है, नमक डालने पे क्या होता है? उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है। तो ये जो है ये पुअर कंडक्टर नहीं होगा, दिस इज़ अ गुड कंडक्टर। तो ये इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा निकल जाएगा। उसके बाद देखिए टैप वाटर, मैंने आपको बताया था जो टैप वाटर है ना, कि जो टैप वाटर है ये क्या होता है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है। इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी निकल जाएगा।
उसके बाद देखिए इसमें आ गया है लेमन जूस, यानी एसिड होता है ना, तो जो भी एसिड रहेंगे उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो जब मैंने आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किया था उस वक्त मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ क्या दिया है, लेमन जूस दिया है। उसके बाद देखिए बचा क्या, हमारे पास ये ऑप्शन बचा है, मतलब शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल्ड वाटर, है ना। डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर जो रहेगा, तो इसमें कोई भी आयंस नहीं होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको होता है, जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बोला गया है कि जो क्रोमियम का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट्स में क्या है, इन चारों में से कौन सा गलत है, कौन सा फॉल्स है। तो देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, पहले ज़माने में जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता था, जैसे लोहे का कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें उस पर जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करते थे पहले ज़माने में, पहले उस पर क्या करते हैं हम लोग, कलरिंग करते हैं, है ना। तो कलरिंग करने से क्या होता है, उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। तो ये तो एक मेथड हो गया। बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मेथड होता है कि क्या किया जाता है, एक धातु पे दूसरे धातु का, दूसरे मेटल क्या करते हैं, उस पर कवर चढ़ाते हैं। जैसे मार्केट में हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो रास्ते पे सोना, जो नकली सोना होता है वो बेचते हैं, कोई एक धातु होगा उस पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, है ना, वो सोने जैसा दिखता है, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हम लोग घरों में जो खिड़कियाँ देखते हैं, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम पे क्या होता है, अलग अलग कलर का उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, वो जल्दी ख़राब ना हो। तो वैसे ही इसमें आपको क्वेश्चन बोला है कि जो क्रोमियम है ना, जो क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, राइट, और इन चारों में से कौन सा गलत है। तो देखिए जैसे पहला बोला है कि इट हैज़ अ डल अपीयरेंस, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्या कि वो डल अपीयरेंस मतलब क्या, बहुत ही मंद होता है, वो चमकता नहीं है, राइट, धुंधला होता है, तो ये बात सही नहीं है। सेकंड बोला है इट डज नॉट कोरोड, कोरोड यानी क्या, जंग लगना, है ना, कोरोड मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो ये बात सही है कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम का क्यों करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर जंग जल्दी ना लगे। तो ये जो है ये सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमको पूछा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो सी बोला है, क्या बोला है, देखिए इट रजिस्ट स्क्रैचेस, तो जो स्क्रैचेस होते हैं वो भी क्या होता है, नहीं लगता है अगर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया है तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट एकदम बराबर है, बिकॉज ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट रजिस्ट द स्क्रैचेस, है ना, स्क्रैचेस उस पर जल्दी नहीं पड़ते हैं। उसके बाद देखिए बोला है थर्ड लास्ट वन, इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पूरा नया ऑब्जेक्ट बनाने से बेटर है उस पर क्या कर दो आप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस पर कर दो। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को लेकर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये फॉल्स है, मतलब ये सही रीज़न नहीं है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये उसका सही रीज़न नहीं है। हम इन तीनों कारणों से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं, इस कारण से हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको क्या बोला है, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये फर्स्ट वाला होगा। तो जब नॉट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे फॉल्स वाले या नॉट वाले, तो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान से एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डू नॉट, देखिए डू नॉट वाला क्वेश्चन है तो हम ध्यान से करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, बोला है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है, हाँ कंडक्ट नहीं करता है बोला है। देखिए पहला जो है क्या बोला है, फर्स्ट वन लेमन जूस यानी नींबू का रस, तो ये एसिड है, एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो हमको नॉट बोला है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है शुगर सॉल्यूशन यानी जो चीनी का घोल होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है, जो चीनी का घोल होता है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। आगे के ऑप्शन में देख लेते हैं, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, जो नमक होता है NaCl, है ना, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें क्या होगा,
प्रॉपरली होगा। तो हमको बोला है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो शुगर सॉल्यूशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जो है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो इन चारों में से दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, यही इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा बोला है, आपको बोला गया है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बोथ डबल। तो अगर मैंने कोई वायर का जो एरिया होगा, है ना, जो एरिया होगा उसको मैंने डबल कर दिया, और जो उसकी लंबाई होगी, वायर की जो लेंथ होगी उसको भी मैंने क्या किया है, डबल किया है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपको सीटेट के जो पेपर होंगे, पेपर में होता क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन आपको इस तरीके से घुमा के पूछता है कि आपका माथा चकरा जाएगा, है ना। देखिए बहुत क्वेश्चन ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। सीटेट में इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें आपको लगाना है। तो ऑप्शन देखिए क्या बोला है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होगा विल डिक्रीज यानी कम हो जाएगा 4 टाइम्स, या रेजिस्टेंस विल डबल दुगना हो जाएगा, या जो प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा विल रिमेन अनचेंज्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के यानी लेंथ के, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये सिंबल हटेगा, है ना, सपोज ये मैंने सिंबल हटाया तो क्या लगता है, वहाँ रो लगता है ना, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब जैसा कंडीशन आपको बोला गया है क्वेश्चन में, हम वैसा कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए तो जो कंडीशन बोला गया, अगर मैं उसको इसमें अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई है, लंबाई यानी लेंथ जो है वायर का, वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर L जो है इतना लेंथ है, लंबाई है, उसका डबल मतलब कितना हो गया, वो 12 हो गया, लंबाई कितना हो गया उसका, डबल हो गया। और जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको भी क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं। तो यहाँ जो एरिया ए है उसको भी क्या होगा, हम डबल करेंगे, मतलब 2A करेंगे। तो अगर मैंने लंबाई जो है अगर उसको डबल किया है, अगर एरिया को डबल किया है, तो क्या रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा या कम होगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये जो 2 है, ये जब 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो गायब होने के बाद देखिए हमको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस का हमको सेम मिल रहा है। तो अगर मैंने लंबाई को डबल किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी अगर मैंने डबल किया, तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या नहीं, रेजिस्टेंस क्या है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ गया, वो फर्स्ट क्या बोला है, देखिए रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, नहीं डिक्रीज भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस विल डबल, नहीं डबल भी नहीं होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, जैसा का जैसा ही है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जैसा था वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th वन। देखिए किस तरीके से सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्मूलेस है उसको आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, जैसा कंडीशन दिया होगा वैसा आप अप्लाई कीजिए, आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको, बहुत ट्रिकी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट यानी जो श्रेणी क्रम होता है ना, जिसमें हम लोग एक के बाजू में एक लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम के बारे में बोल रहा है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सीरीज सर्किट विल द बल्ब ग्लो ब्राइटर अज्यूमिंग दैट सेल्स एंड बल्ब्स आर आइडेंटिकल इन ईच केस। तो आपको बोला है इन चारों जो केस दिया है, जो ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा केस ऐसा है जिसमें जो बल्ब होगा, जो विद्युत बल्ब होगा, ऐसा कौन सा केस है जिसमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज जलेगा, यानी बल्ब जो होगा वो ब्राइटर जलेगा। देखिए ऑप्शन क्या बोला है, 1 बल्ब एंड 1 सेल, अगर एक बल्ब और एक सेल है तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 बल्ब एंड 2 सेल। देखिए यहाँ क्या बोला है, 2 सेल और 1 बल्ब। तो अगर हमारे पास 2 सेल है और 1 बल्ब है,
और हमने उसको कनेक्ट किया है तो सेल जो बल्ब होगा, बल्ब क्या करेगा, बहुत तेज़ जलेगा, है ना। तो ये ऑप्शन लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। देखिए 2 बल्ब एंड 1 सेल, तो ये तो ब्राइटर नहीं जलेगा, क्यों, 2 बल्ब है और एक ही सेल है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं जलेगा। 2 बल्ब एंड 2 सेल, तो इसमें भी 2 बल्ब हो गया है ना, ठीक है, और इसमें एक ही बल्ब है और एक ही सेल है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये ज़्यादा बेटर है कि इसमें एक ही बल्ब है और क्या, कितने सेल हैं, 2 सेल है, तो 2 सेल का पावर जो होगा एक बल्ब यूज़ करेगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कि इसमें जो बल्ब होगा वो क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से जलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सीटेट में, ये सीटेट के क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सीटेट में ही क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो आई होप आपने अगर ये प्रॉपर वे से इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो आप इसको 10 से 12 सेकंड के अंदर इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है राधिका कनेक्ट अ सीरीज, यानी श्रेणी क्रम, ठीक है, सीरीज में अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल्स। तो 2 जो है इस तरीके से 2 सेल हैं उसके पास, उसने क्या किया, दोनों को सीरीज में अटैच किया है विथ अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब। तो 2 उसने सेल अटैच किए हैं और 2 क्या है, बल्ब है। तो इस तरीके से मैं सर्किट यहाँ बनाता हूँ। देखिए जो सर्किट है उसमें ये हो गया एक बल्ब, है ना, और ये हो गया दूसरा बल्ब, ऐसे 2 बल्ब हैं और 2 जो है, एक ये सेल हो गया और एक दूसरा सेल हो गया। इस तरीके से 2 सेल अटैच किया गया है। इस तरीके से 2 सेल है और 2 क्या है, बल्ब है। सेलों को कैसे अरेंज किया गया है, दोनों को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में अटैच किया है, ठीक है। बोला गया है कि विच शुड सी डू टू मेक द बल्ब ग्लो डिमर। डिमर यानी क्या, डिमर यानी जो बल्ब होगा वो कम चमकना चाहिए, यानी स्लो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेगी कि जो बल्ब हैं, ये दोनों जो बल्ब जो चमक रहे हैं वो कम चमके यानी डिम हो जाए। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। तो आपके पास देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से हमको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए पहला बोला है रिप्लेस 1 सेल विथ अ पीस ऑफ चॉक। अब देखिए अगर कोई भी एक सेल को हमने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया, उसको निकाल दिया और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम, उसके जगह पे हम लोग जो चॉक होता है अगर वो अटैच करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ चॉक अटैच कर दिया तो चॉक जो है वो तो कुचालक है, बैड कंडक्टर है, तो 2 बल्ब में से कोई एक भी बल्ब जलेगा ही नहीं, है ना। डिमर बोला है यानी कम जलना चाहिए, तो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन निकल जाएगा, ओके, बिकॉज हमको बल्ब को जलाना है, दोनों बल्ब को जलाना है लेकिन डिम जलाना है। उसके बाद देखिए सेकंड बोला है रिप्लेस 1 सेल विथ अ पीस ऑफ मेटल वायर, यानी एक जो सेल है, इस सेल को, अगर एक सेल को हमने क्या किया, एक मेटल वायर से हमने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो दोनों बल्ब तो जलेंगे लेकिन क्या होंगे, एक ही सेल है और 2 बल्ब है, तो जो पहले जैसे जल रहा था 2 सेल की वजह से, अब एक ही सेल है तो क्या होगा, ये कम जलेगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्या बोला है, रिप्लेस 1 बल्ब विथ अ पीस ऑफ मेटल वायर। देखिए अब ये सही नहीं है, बिकॉज हम लोग एक बल्ब ही पूरा गायब नहीं कर सकते, हमको दोनों बल्ब को जलाना है, बल्ब को ही रिप्लेस नहीं कर सकते हम। तो ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फोर्थ बोला है रिप्लेस 1 बल्ब विथ अ सेल। बल्ब को आपको हटाना ही नहीं है ना, आपको क्या करना है, दोनों बल्ब को डीमर जलाना है। तो ये रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है इसको तो आपको निकाल ही देना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा सही, दैट इज सेकेंड वन, रिप्लेस 1 सेल विथ अ पीस ऑफ मेटल वायर। तो इसमें जैसे 2 सेल पहले था तो पावर को आप कम कर दीजिए, है ना, 2 बल्ब रहेगा, 2 सेल था, एक सेल को आप निकाल दीजिए, तो एक ही सेल रहेगा तो ऑटोमेटिक इसका पावर कम हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, कम जलेंगे यानी डिम जलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज बेस्ट सुटेड टू मेक अ फ्यूज वायर। हमको क्या बनाना है, हमको फ्यूज़ वायर बनाना है। तो जो फ्यूज़ वायर जो होता है ना, फ्यूज़ वायर बनाने के लिए यहाँ आपको 4 मटेरियल दिया है। इन चारों मटेरियल में से हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा। तो इन चारों में से आपको एक टेबल दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। देखिए यहाँ आपको मटेरियल दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। जो एक्स मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी जो गलनांक है वो कितना है, हाई है यानी उच्च है, और जो रेजिस्टिविटी है यानी जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, लो है, निम्न है। तो जो एक्स है, जो मटेरियल एक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, लो है।
जो वाई मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, हाई है, उच्च है, और जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या है, हाई है, उच्च है ना। तो जो थर्ड मटेरियल है यानी Z, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, और जो रेजिस्टिविटी है यानी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या है, हाई है। तो इस तरीके से आपको टोटल ये जो 4 मटेरियल दिया है और उनका ये मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी दिया है, तो आपको इस टेबल को एनालाइज करके आपको बताना है कि जो फ्यूज़ वायर हम बनाएंगे वो फ्यूज़ वायर इन चारों में से कौन सा आप सेलेक्ट करोगे। तो देखिए जो फ्यूज़ वायर होता है ना, इसका वर्किंग पहले हम सोचेंगे कि जो फ्यूज़ वायर है वो हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हर एक फ्यूज़ वायर का एक कैपेसिटी होता है कि अगर उस पर्टिकुलर कैपेसिटी के ऊपर, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई फ्यूज़ वायर है ना, इसमें अगर ये तार है उसका, तो उसका जो कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए अगर 2 एम्पियर इसका कैपेसिटी है, तो 2 एम्पियर के ऊपर अगर करंट गया तो वो जो तार है ये क्या हो जाना चाहिए, ये जल जाना चाहिए, यानी मेल्ट हो जाना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए है ना, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा तो अगर ज़्यादा करंट भी जाएगा तो वो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा। तो अगर मेल्ट नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा, हमारे घरों में इंटर कर जाएगा और जो भी इक्विपमेंट्स है वो जल जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज़ वायर का हाई नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि कम करंट आएगा, अगर लिमिटेड जो करंट है अगर उससे कम आएगा जो भी उसका कैपेसिटी है, तो क्या होना चाहिए, वो तुरंत जल जाना चाहिए, तो मेल्ट हो जाना चाहिए। तो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो ऑप्शंस है ये तो हमको पहले ही निकाल देने हैं, चूज़ नहीं करने हैं। ओके, तो जो x और y है ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ये x और y निकल जाएंगे। तो अभी देखिए जो लो मेल्टिंग पॉइंट है उसके 2 ऑप्शन है, Z एंड W। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए, ये हमको पता है। अब आते हैं रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो जो प्रतिरोधकता होता है ना, जो रेजिस्टिविटी होती है, तो इसमें जो फ्यूज़ वायर होता है उसका जो रेजिस्टिविटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, नहीं तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा अगर रेजिस्टिविटी क्या है, अगर लो है। तो ये जो W वाला जो ऑप्शन है ये भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो फ्यूज़ वायर है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो फ्यूज़ वायर है उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो गलनांक होता है, वो क्या होता है, लो होता है यानी निम्न होता है, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, हाई होता है। ओके, ये होना चाहिए। तो ऐसी मटेरियल को हम लोग फ्यूज़ वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा Z वाला यानी C, ये सही ऑप्शन है। ये जो है बाकी 3 गलत होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको समझ में आया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और आई होप आपका सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। आप रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत प्लीज़ करते रहिए, आपका सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।